हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये है रेलवे एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड बैच, जिसमें हम लोग करते हैं जीएस और जीके का स्टैटिक पोर्शन। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों यदि आप इस क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री, कैबिनेट जो भारत के मंत्रिमंडल है या मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। किस विभाग किस मंत्रालय के मंत्री कौन हैं ये आपको जानना है, क्योंकि रेलवे अक्सर ये पूछता है। रेलवे छोटी छोटी बातें पूछता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बारे में। कौन सा मंत्रालय किसके पास है, तो बने रहिए हमारे साथ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत है यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो कैसी है, संसदीय है। ये कहाँ से लिया गया आप जानते ही होंगे, अंग्रेजों हमारे यहाँ रहे, वही शासन प्रणाली यहाँ भी चल रही है। ये ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन प्रणाली। अब आपको समझ में आ रहा हो ये संसदीय मतलब संसद। तो हमारा जो संसद है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला आपका राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा आपका राज्यसभा। ओके, लोकसभा और राज्यसभा, ये हमारी जो संसद है ये तीन लोगों से मिलकर बनी हुई है। ओके, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। हम लोगों का जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है देश में तो हम लोग लोकसभा के मेंबरों को चुनते हैं, बाकी राज्यसभा के मेंबरों को हम लोग नहीं चुनते हैं। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये जनप्रतिनिधि होते हैं, मतलब हमारे ये प्रतिनिधि के तौर पे हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, संसद में हमारी मुद्दों को, हमारी ज़रूरतों को ये वहाँ पे संसद में चर्चा के लिए उन मुद्दों को उठाते हैं। अब बात आती है कि आप देखते हैं ये लोकसभा है, लोकसभा में चुन के जाते हैं, जो पार्टी जाती है उसका एक नेता चुना जाता है उस पार्टी का, जिसके पास बहुमत ज़्यादा है या समर्थन ज़्यादा है। उस नेता को ही मोस्टली जो राष्ट्रपति होता है हमारे देश का, वो क्या करता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इसका मतलब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। कौन नियुक्त करता है, हमारे देश का राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मोस्टली उन लोगों को नियुक्त करता है जो उस सदन का नेता चुना जाता है, या जो पार्टी बहुमत में होती है, उसके पास बहुमत होता है या अन्य लोगों का समर्थन होता है। उस व्यक्ति को क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब ये बात आती है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री है कहीं का भी हो सकता है ये लोकसभा का मेंबर हो, मतलब लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो ना इन दोनों का मेंबर ना हो, ना लोकसभा का हो ना राज्यसभा का हो, क्या वो भी बन सकता है प्रधानमंत्री? बिल्कुल बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर इसकी सदस्यता हासिल करनी होगी, चाहे लोकसभा की चाहे राज्यसभा की। हमारे जो इससे भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये क्या थे, ये राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, ये राज्यसभा के, मतलब इनका ये चुन के नहीं आए थे, कहीं के जनप्रतिनिधि नहीं थे। लेकिन जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोकसभा सीट कहाँ से, वाराणसी से, वाराणसी से ये लोकसभा सांसद है। ठीक है, तो ये चुनाव जीत कर आए हुए हैं। तो आप इतनी चीज़ जान गए। दूसरी चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, व्यक्ति के तौर पे 15वें प्रधानमंत्री। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
इसके और चीज़ें जो महत्वपूर्ण है क्या, कि श्रीमती इंदिरा गांधी एकमात्र भारतीय महिला प्रधानमंत्री हैं, एकमात्र श्रीमती इंदिरा गांधी। ये इंदिरा गांधी जी पहली महिला भी हैं भारत की जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला तो कौन है, श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं इनके साथ में कुछ लोगों का एक समूह होता है, ये कुछ काम करते हैं। जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ये लोग मिल करके कुछ विधेयक लाते हैं और उन विधेयक को पारित करा के कानून का रूप देते हैं। इसका मतलब इनका काम क्या है, कानून बनाना। मतलब ये क्या कहलाते हैं, विधायिका के अंग हैं। तो विधायिका के अंग भी कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये विधायिका के अंग हैं। ठीक है, ये लोग कानून कोई प्रस्ताव विधेयक लाते हैं, उस विधेयक को पारित कराते हैं, वो कानून बनता है, ये विधायिका हो गया। अब इसमें से जो प्रधानमंत्री होता है ये मेन नेता होता है उसका। ठीक है, अब ये क्या करता है, अपने मन से किसी को भी ये अपना एक मंत्रिमंडल में शामिल करता है। प्रधानमंत्री किसी को भी कर सकता है, चाहे वो इन दोनों सदनों का नेता हो या ना हो। लेकिन शर्त ये है कि उस व्यक्ति को जिसको ये मंत्री बना रहे हैं उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। यदि नहीं होता है तो फिर उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ठीक, तो ये जो मंत्री नियुक्त करते हैं कैबिनेट में, यही इनका मंत्रिमंडल कहलाता है। अब प्रधानमंत्री और इनका मंत्रिमंडल मिल करके कुछ मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों का कार्यभार संभालते हैं, जिसको बोलते हैं कार्यपालिका। मतलब जो नियम कानून योजना आती है गवर्नमेंट की, उसको एग्जीक्यूट करने का काम प्रधानमंत्री और इनके मंत्रिमंडल के जो नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो मंत्रिपरिषद है इनकी, वो करते हैं। इनको बोलते हैं कार्यपालिका। ये कार्यपालिका हमेशा, चूँकि ये लोग चुन के आते जनता के बीच से, तो एक लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो कार्यपालिका है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि इस लोकसभा में इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, अविश्वास किसी भी मंत्री के खिलाफ, कोई एक भी मंत्री हो, यदि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो उस पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब सबको पूरा सरकार ही वो गिर जाएगी। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाता है। कार्यपालिका जो होती है ये लोकसभा, निम्न सदन इसको बोलते हैं, लोकसभा को जनता के द्वारा नीचे स्तर, मतलब प्रत्येक नागरिक के द्वारा ही चुना जाता है मतदान के द्वारा। तो ये लोकसभा जो है निम्न सदन बोला जाता है। तो हमेशा जो कार्यपालिका है लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इसके अलावा हमारे इसका तीसरा अंग है प्रशासन का, वो है न्यायपालिका। इन दोनों से ऊपर क्या है, न्यायपालिका। यदि ये लोग जो कार्यपालिका मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद ये ठीक से काम नहीं कर रही है तो उसको भी दिशा निर्देश दे सकता है हमारा न्यायपालिका। ये कोई कानून ऐसा जो हमारे मूल अधिकारों का या कुछ हमारे संविधान के खिलाफ है तो उस पर भी ये सजेशन दे सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है उस कानून को। तो न्यायपालिका सबसे ऊपर है। इसके बाद एक और बोला जाता है कि फोर्थ स्टेट किसे बोलते हैं, तो जो हमारा पत्रकारिता है या प्रेस समझ रहे हैं आप, जो पत्रकारिता है इसको फोर्थ स्टेट, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, तो ये है नहीं लेकिन इसको बोला जाता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं, तो प्रेस है। ठीक है, पत्रकारिता। ये इतनी सारी चीज़ें अब ये आप समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे 15वें प्रधानमंत्री। अच्छा, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूं आपको। पहले प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत की पहली महिला और अंतिम अभी भी पहली मतलब वही रही हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। अभी वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा 1991 में एक ज़बरदस्त सुधार हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था में, उदारीकरण आया था। तो वो उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आया था। तो ये उदारीकरण, निजीकरण या भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में, तो पीवी नरसिम्हा राव। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। इससे जो पहले भूतपूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव की शासनकाल में, प्रधानमंत्रित्व काल में ही भारत में उदारीकरण, निजीकरण, ये सारी चीज़ें आई थी। अब बात आती है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई। तो वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु जो है भारत से बाहर हुई थी और वो प्रधानमंत्री थे उस समय, ठीक है, भारत के। तो बस इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें जानना है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनके पास कार्मिक विभाग है, जन शिकायत कोई आप करते हैं उसका मंत्रालय, और पेंशन, ये कर्मचारियों को पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग इन्हीं के पास है। अंतरिक्ष विभाग भी इन्हीं के पास है। सभी प्रमुख नीतिगत मामले व सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किया गया हो वो किसको मिला है? वो प्रधानमंत्री जी के पास ही है। अगले हमारे जो मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, इनके पास रक्षा मंत्रालय है। फिर श्री अमित शाह हैं, इनके पास गृह मंत्रालय है। श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं, इनके पास सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। पहले में भी इनके पास था टेन्योर में और अभी भी इनके पास है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अपने मंत्रालय में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। इसके अलावा इनके पास एक मंत्रालय और है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये इनके पास और है। श्री DV सदानंद गौड़ा, इनके पास रसायन और उर्वरक मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं हमारे देश की। इसके अलावा इनके पास कारपोरेट कार्य मंत्रालय है। तो वित्त मंत्री बस यही सफिशियंट है पूर्ण रूप से जो वित्त मंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी वित्त मंत्रालय संभाल चुकी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी थी। ये पूर्ण रूप से वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने कार्यभार, पहली महिला है जो वित्त मंत्री रह चुकी हैं भारत की। वो कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की पहली महिला हैं जो पूर्ण रूप से वित्त मंत्री हैं। इंदिरा गांधी थी पहली जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला था, ठीक है, लेकिन वो वित्त मंत्री नहीं, वो प्रधानमंत्री थी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। ग्रामीण विकास से संबंधित, कृषि, ग्रामीण विकास से, पंचायती राज, खाद्य प्रसंस्करण, ये सारे मंत्रालय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास हैं, 4 मंत्रालय। रविशंकर प्रसाद के पास कानून एवं न्याय मंत्रालय है। इसके अलावा कानून के साथ साथ संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आप ऐसे समझ सकते हैं, संचार होगा वो अपनी कानूनों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, और संचार करने के लिए क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये सारा चीज़ इन्हीं के पास है, 3 मंत्रालय। श्री थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे विदेश मंत्री हैं, ठीक है। श्री रमेश पोखरियाल निशंक, ये शिक्षा मंत्री हैं। श्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय इनके पास है। डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। श्री प्रकाश जावड़ेकर के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय इनके पास है। श्री पीयूष गोयल, ये हमारे रेल मंत्री हैं, रेल मंत्रालय इनके पास है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शुरू से इनके पास ये था, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय श्री प्रहलाद जोशी हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, कौशल विकास बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ना, स्किल इंडिया, बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं, तो डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। श्री गिरिराज सिंह, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इनके पास है। इसके अलावा श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय, एक नया मंत्रालय बना है जिसको जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं।
और इसके मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इम्पोर्टेंट है। श्री संतोष गंगवार जी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्री यही हैं, ये भी थोड़ा चर्चा में है। श्रम और रोजगार की बहुत सारी चीज़ें मुद्दे उठ के आ रहे हैं रोजगार संबंधी, तो श्री संतोष गंगवार हैं। श्री किरण रिजिजू युवा कार्य और खेल मंत्री है, श्री किरण रिजिजू। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है वो कार्मिक जन शिकायत जो प्रधानमंत्री जी के पास है, सेम चीज़ ये वही देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही देखते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कार्मिक जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये राज्य मंत्री हैं, ठीक है। ये सारे मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के पास हैं, ठीक, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये आपने देखा भारत का जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री को मिला करके, ये सारे मंत्री और इनके मंत्रालय हैं। एक दो बार आप पढ़िएगा और थोड़ा थोड़ा देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे जल शक्ति मंत्रालय इम्पोर्टेंट है, पीयूष गोयल जी का, वो इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मंत्री जो निशंक जी हैं वो इम्पोर्टेंट है। श्रीमती जो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं वो इम्पोर्टेंट है। विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है आपके मंत्रालय जो थोड़ा चर्चा में रहे, इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो शासनकाल होता है वो 5 साल का होता है, और यदि उनके अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो पूरा मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। वो सरकार गिर जाती है यदि उनके खिलाफ, किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। और ये जो मंत्रिमंडल है पूरा मंत्रिपरिषद, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका मैं उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी समाधि स्थल है उसको क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पंचशील समझौता, गुटनिरपेक्ष, मतलब शांति की बात कर रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से याद करने के लिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाधि स्थल है उसका नाम है शांतिवन, शांतिवन नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। लाल बहादुर शास्त्री ये विदेश में गए थे, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, और बहुत ही ये साहसी थे और इनका बहुत ही नाम है, अच्छे प्रधानमंत्रियों में इनकी गिनती की जाती है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ये विजय घाट, जो विजय घाट है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल है। श्रीमती इंदिरा गांधी शक्ति स्थल है, ठीक है, शक्ति की पहचान रही है, नारी शक्ति। तो श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारत में सबसे पहले जो लोकसभा का गठन हुआ था ये 1952 में हुआ था। आप सोच रहे होंगे हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन पहली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ ये 1951-52 के बीच हुआ, और 1952 में जा कर के लोकसभा का गठन हुआ। मतलब भारत में पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ वो 1952 में हुआ है, ठीक है, और लोकसभा का गठन भी 1952 में ही हुआ है। तो बस आज के लिए कुछ ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।